हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप इस सीरीज में बने हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि हम लोग अभी क्लास 10th के बायो का जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ये चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और भारतीय वन की बात करें तो इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, और उन 4 पार्ट में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आता है। हम लोगों ने इस सीरीज में अभी तक पोषण, श्वसन और परिवहन को कवर कर लिया है। इसके बाद अब हमें उत्सर्जन चैप्टर को देखना है। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने इस सीरीज के पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखें और उसके बाद इस उत्सर्जन नाम के चैप्टर पर आए। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग उत्सर्जन चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैव प्रक्रम 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें कि 3 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उत्सर्जन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उत्सर्जन जो है क्या होता है, अगर नॉर्मल भाषा में बोले सबसे पहला क्वेश्चन आएगा उत्सर्जन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन बेसिकली एक प्रक्रिया है। ठीक है, मनुष्य के जीवन की एक प्रक्रिया है। जैव प्रक्रम मीन्स जीवन की हमारे जीवन को चलने के लिए जो 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 प्रोसेस या जो जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो जो रूल्स है, उसको उस सारे रूल्स को मिला दिया जाए तो जैव प्रक्रम कहलाता है। उसमें पोषण भी आता है, मतलब हमें भोजन चाहिए। श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं। परिवहन मीन्स हमारे शरीर में जो रक्त का परिवहन होता है और जो भी हृदय का काम होता है वो होना चाहिए। उसके बाद उत्सर्जन भी एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन को चलने के लिए, ठीक है, और चलाने के लिए। तो उत्सर्जन को अगर हम लोग डिफाइन करें बायो के भाषा में, साइंस के भाषा में, तो बोलेंगे कि मैं यहाँ पर अपने नोट्स को खोल लेती हूँ। हाँ, ठीक है, तो मैं ये नोट्स शेयर कर रही हूँ ताकि आप एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी समझ सके, साथ ही साथ कैसे, मतलब किस क्वेश्चन को किस टाइप से कितने लाइंस में कितना शॉर्ट या लॉन्ग होना चाहिए, ये चीज आपको आइडिया लग जाए इस नोट्स से। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या है साइंस के भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे कि सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से निष्कासन की प्रक्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि शरीर जो सजीव है, ठीक है, सजीव, जाहिर सी बात है, उत्सर्जन की प्रक्रिया, पोषण की प्रक्रिया सजीवों में होती है। ओके, तो सजीवों में जो उपापचयी क्रिया है, उपापचयी मतलब पोषण, भोजन करने की प्रक्रिया, फिर भोजन पचने की प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं को मिला दे तो उसको एक वर्ड में बोलना चाहे तो उपापचयी प्रक्रिया बोल सकते हैं। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ विटामिन बनते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो कुछ भोजन का कुछ पार्ट विटामिन बनता है, कुछ अवशेष पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन बनते हैं उनके लिए तो अलग प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो अवशेष पदार्थ जो बनते हैं उनका क्या होता है, ठीक है, तो उनका शरीर से निष्कासन होता है। और अलग अलग जीवों में अलग अलग मेथड है इस चीज का। ठीक है, उत्सर्जन का अलग अलग मेथड होता है। तो शरीरों बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि सजीवों के शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है जिसका कि शरीर में कोई यूज नहीं होता, उसका शरीर से निष्कासन हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही उत्सर्जन बोलते हैं। सजीवों के शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। जिस प्रकार पोषण में हमारे लिए आहार नाल था, ठीक है, पोषण में जो पोषण मीन्स भोजन की प्रक्रिया के लिए आहार नाल था, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र था, परिवहन के लिए परिवहन तंत्र था, ठीक है, उसी प्रकार उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में कुछ अंग मिलकर उत्सर्जन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं और उन सारे अंगों को मिला दिया जाए तो उसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब एक नोट है कि सजीवों के शरीर में, ठीक है, सजीवों के शरीर में जिन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है उसे उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनका कि हमारे शरीर से निष्कासन होता है, इस पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं। जंतुओं के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल आदि प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बार एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है कि इनमें से कौन उत्सर्जित पदार्थ है या फिर इनमें से कौन उत्सर्जित पदार्थ नहीं है, और आपको ऑप्शन में CO2, अमोनिया दे दिया गया और यूरिया दे दिया गया।
या यूरिक अम्ल दे दिया गया और एक दे दिया गया कि कोई प्रोटीन, ठीक है। तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि CO2 अमोनिया यूरिया या यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ है। तो अगर आप क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, तो वहां पर आप प्रोटीन को चूज करेंगे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन उत्सर्जी पदार्थ है और 4 ऑप्शन है, तो उनमें से आप देखेंगे उसमें अमोनिया कहाँ मेंशन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यूरिया, जो भी मेंशन होगा उसको आप टिक करेंगे, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट हो गया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बोल सकते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन आप अपने दिमाग से लॉजिक लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कि कार्बनिक अणुओं के विखंडन से जो उत्सर्जी पदार्थ बनेगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी मेंशन किया कि जो उत्सर्जी पदार्थ, इंपॉर्टेंट उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिक अम्ल, ठीक है। तो अमोनिया में आपको पता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और मुख्य रूप से कार्बनिक अणुओं में कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। कार्बन मौजूद होता है, तो इनमें से देखकर ये तो पता चल गया कि अमोनिया इसका आंसर नहीं होने वाला है। यूरिया में कार्बन मौजूद है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद है, बट मोर कार्बन मतलब अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है। या फिर ऐसे बोले कि जो विखंडन के फलस्वरूप ज्यादा मात्रा में अवशेष पदार्थ बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा मात्रा में रहता है। तो इसीलिए कार्बनिक अणुओं के विखंडन के फलस्वरूप जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ओके। अब आते हैं कि अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बनता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप बता सकते हैं कि अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो उसके विखंडन के फलस्वरूप CO2 तो कभी बनने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि CO2 में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। अमीनो अम्ल में मेनली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, तो उसके फलस्वरूप अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं। क्यों? क्योंकि अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन होता है। क्लियर है? तो ये चीज, दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहला तो ये पता चल गया कि CO2 अमोनिया और यूरिक अम्ल या यूरिया होते हैं। दूसरा कि कार्बनिक अणुओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तथा अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप जो विशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ बनता है वो अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल होता है। क्लियर है? उसके बाद है कि अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो मैंने कि जैसा अभी बताया आपको, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे मतलब जंतुओं में या सजीवों में बोले कि उत्सर्जन का अलग अलग विधि है अलग अलग तरह के जीवों में, तो इसी प्रकार अमीबा में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो मतलब कि शरीर, अमीबा के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, तो वो उत्सर्जन की प्रक्रिया उसके शरीर के सतह से ही होती है, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण, ठीक है। तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा अमीबा के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ अमीबा के शरीर से बाहर निकलते हैं। कैसे होता है ये चीज, इस चीज को हम लोग आगे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में स्थित वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं। ओके, इस वीडियो को हम लोग इतना ही छोटा रखते हैं। ये जस्ट एक इंट्रो था, इंट्रोडक्शन टू उत्सर्जन, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी कि वृक्क की संरचना क्या होती है। उसके बाद इस चैप्टर से भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप क्वेश्चन में भी देखेंगे कि 2-3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे जो कि 5 मार्क्स में आ सकते हैं बोर्ड्स में, जो कि था आपका आहार नाल की संरचना, आहार नाल की क्रिया विधि, ठीक है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में भी श्वसन वाले में था श्वसन तंत्र क्या होता है, ठीक है, श्वसन अंग काम कैसे करते हैं। तीसरे चैप्टर में हृदय की क्रिया विधि, हृदय की संरचना, रक्त की संरचना, ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि 5 मार्क्स में अक्सर आते हैं। इस चैप्टर में भी 2-4 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वृक्क का संरचना क्या होता है, वृक्क की क्रिया विधि क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि 5 मार्क्स में अक्सर आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।